स्टार्टिंग में दो टर्म्स दे रखे हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हालांकि ये दोनों ही टर्म्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन क्योंकि किताब में दे रखे हैं और यूपीएससी का कोई भरोसा भी नहीं है कब क्या पूछ ले, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब आप रियल वर्ल्ड की, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डेटा, तो उसको बुलाया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब आप रियल वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक्चुअल डेटा की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उसको बुलाया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब आप ओपिनियन, सजेशन या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजेस्ट करते हो, लेकिन आपके सॉल्यूशन को बैक करने के लिए, आपके सॉल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए कोई एक्चुअल डेटा नहीं होता है, तो उसे बुलाया जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब सुनने में ये दोनों चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी। एक बहुत सस्ता सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि कोई इंसान है, उसकी सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ, और हमें ये पता है कि इस 20,000 रुपये में से इतनी फीस जाती है, इतना उसके घर का खर्चा है, इतना वो XYZ चीज़ पे खर्च करता है और बचता है उसके पास में A अमाउंट। अब उसकी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इस A अमाउंट से उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब हमारे पास में एक्चुअल डेटा है, हमें ये पता है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, हमें ये पता है कि उसका खर्चा कितना है, हमें ये पता है कि वो कितना बचाता है, किस खर्चे को कम किया जा सकता है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास में एक्चुअल डेटा है। ये जो प्रोसेस है कि आप किसी रियल वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डेटा, उसे बुलाया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करो। मान लेते हैं कि सेम इंसान है, उसकी सैलरी है 20,000 रुपये और वो अपनी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेकर आया, और आप ये सजेशन दे रहे हो कि अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये होती तो तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता था। अब आपने जो सॉल्यूशन दिया, जो सजेस्ट किया, उसको वेरीफाई करने के लिए कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। इस इंसान को 50,000 रुपये सैलरी मिल नहीं रही है। हमें नहीं पता कि जब 50,000 रुपये मिलेंगे तो ये इंसान कैसा बिहेव करेगा, इसकी इकोनॉमिक चॉइसेस क्या होंगी। ये जो तरीका है इसको बुलाया जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हालांकि ये जो एग्जाम्पल है ये अपने आप में बेहद सस्ता एग्जाम्पल है। इकोनॉमी इतना सिंपली ऑपरेट नहीं करती है, अपने आप में बेहद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ईजी एग्जाम्पल लिया हमने। होपफुली आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों ही समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद बात की गई है स्टोक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बारे में। सबसे पहला सवाल तो आता है कि वेरिएबल क्या होता है। देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो कैसे वेरी कर रही हैं, वो कैसे चेंज कर रही हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होता है स्टॉक वेरिएबल और दूसरा होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल का मतलब द थिंग्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेवल पे एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे कोई पूछे कि आपकी जेब में कितना पैसा है, आप बता दोगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जेब में 2,000 रुपये हैं या 3,000 रुपये हैं या 5,000 रुपये हैं। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछे कि हमारे कंट्री की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीडीपी कितनी है, आप बता दोगे कि साहब इतनी है हमारी जीडीपी। ये जो किसी भी इकोनॉमी के वेरिएबल्स होते हैं जिनको एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल्स। और दूसरे होते हैं फ्लो वेरिएबल। इनमें टाइम डायमेंशन भी होती है, इनमें टाइम का रेफरेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट का अगर कोई पूछेगा तो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, 10% पर ईयर की रेट पे मैंने इन्वेस्ट किया है। मतलब एक टाइम डायमेंशन भी है, एक टाइम रेफरेंस भी है। एट अ गिवन पॉइंट स्थिति क्या है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, पर ईयर इस रेट पे चेंज हो रहा है,
इस रेट पे बदल रहा है, वो हम बता सकते हैं। ये है फ्लो वेरिएबल। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी चीज़ की सिचुएशन को बताया जा सकता है तो उसको बोलते हैं स्टोक वेरिएबल, जैसे जीडीपी बताई जा सकती है। लेकिन जब टाइम डायमेंशन भी हो, टाइम का रेफरेंस भी हो, तो उसको बुलाया जाता है फ्लो वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है। अब रेट आएगा कि साहब मान लेते हैं कि 3% पर ईयर है, तो वो रेट है, उसमें टाइम का भी डायमेंशन है और उसमें टाइम का रेफरेंस भी है। होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। ये दोनों बेहद इजी चीज़ें हैं। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। और इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे जाके स्टडी करना। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके इकोनॉमिक यूनिट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी करते हैं, किसी हाउस होल्ड की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, किसी फर्म की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, किसी इंडस्ट्री की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, किसी प्रोडक्ट का कैसा डिमांड है, कैसी सप्लाई है, उसको स्टडी करते हैं। मतलब माइक्रो लेवल पे जाके छोटे एंटिटीज़ की इकोनॉमी को जब हम पढ़ते हैं तो उसको बुलाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं कि भाई पूरे नेशन की इकोनॉमी क्या है, पूरे नेशन में क्या सिनेरियो है डिमांड का, सप्लाई का, जब हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं तो उसको बुलाया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जाके, किसी हाउस होल्ड लेवल पे जाके, किसी इंडस्ट्री के लेवल पे जाके, किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लेवल पे जाके जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको बुलाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल लेबर मार्केट, किसी इंडस्ट्री में लेबर का मार्केट कैसा है उसको स्टडी करना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी है उसको स्टडी करना इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश का आउटपुट कैसा है इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी एक इंडस्ट्री का आउटपुट कैसा है इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो हम ये मानते हैं कि जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे मेन टूल्स क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमें ये जानना है कि बिस्किट की जो इंडस्ट्री है, पार्ले जी बिस्किट की जो इंडस्ट्री है वो कैसे ऑपरेट कर रही है। तो पार्ले जी बिस्किट की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है वो हम स्टडी करेंगे। ये जो स्टडी है ये किस में आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम कंट्री की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करते हैं कि पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनकी टोटल डिमांड की सिचुएशन क्या है, उनकी टोटल सप्लाई की सिचुएशन क्या है, जब हम नेशन के लेवल पे जाके इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको प्राइस थ्योरी भी बुलाया जाता है। सिर्फ एक नाम है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बुलाया जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बुलाया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो उसको बुलाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो उसको बुलाया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा सोच के देखो, किसी भी कंट्री के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको आइडिया समझ में आया होगा दोनों का तो आपको ये आंसर पक्का पता चल गया होगा। अच्छा, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चलते हुए। ये डिप्रेशन का असर ये हुआ कि जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट हुआ करता था, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था पूरी दुनिया में, और जो एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स हुआ करते थे वो बहुत रेडिकली गिरे। मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया।
तो फिर एक जॉन मेनार्ड केनिन्स, जेएम केनिन्स हैं, उन्होंने 1936 में एक किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसमें इन्होंने बात करी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और उसके बाद से ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी नेशन की इकोनॉमी को समझने के लिए। अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबा दिया करो, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, मैं कहूँ ना कहूँ भूल जाऊँ, लाइक तो दबा ही दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इजी चीज़ें ये आपको समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद बात की गई है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ये सेक्टर्स अपन ने पढ़े हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? ऐसा सेक्टर जो कि रॉ मटेरियल के और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे एग्रीकल्चर की अगर बात करें या जो ज़मीन के अंदर से हम मिनरल्स को निकालते हैं उसकी बात करें, ये सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का कामकाज हो रहा है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सब किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फिर तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जितनी भी सर्विसेज की बातचीत होती है वो आता है टर्शरी सेक्टर में। इनफैक्ट टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बुलाया जाता है और सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बुलाया जाता है। और ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी बुलाया जाता है। ये तीनों आपने फॉर श्योर सुने होंगे, इनके बारे में आप जानते होंगे। दो सेक्टर्स और दे रखे हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम देख लो। एक होता है क्वाटरनरी सेक्टर, जितने भी इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ होते हैं वो आते हैं क्वाटरनरी सेक्टर में। जैसे R&D का खूब सारा कामकाज हो रहा है, ये जो R&D है ये किस में आती है? ये क्वाटरनरी सेक्टर में आती है। और फिर होता है एक क्विनरी सेक्टर। क्या होता है क्विनरी सेक्टर? जितने भी हाई लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं इकोनॉमी को लेके, उस सेक्टर को बुलाया जाता है क्विनरी सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। जैसे अपन आगे चलेंगे तो अपन पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी नाम की एक चीज़ है, अपन पढ़ेंगे एक मॉनेटरी पॉलिसी नाम की चीज़ है। सरकार कभी इंटरेस्ट को कम करती है, कभी ज़्यादा करती है, बैंक्स का इसमें अपना रोल है। तो गवर्नमेंट ये जो हाई लेवल के डिसीजंस लेती है, ये जो सेक्टर है इसको क्या बोलते हैं? क्विनरी सेक्टर। इसमें इंडस्ट्रीज़ का भी रोल है। कोई इंडस्ट्री चाहे तो प्रोडक्शन को हो सकता है कम कर दे, कोई चाहे तो प्रोडक्शन को हो सकता है बढ़ा दे। इंडस्ट्रीज़ भी अपने हिसाब से इसमें रोल प्ले करती हैं। तो ये दो नए सेक्टर्स आज आपने पढ़ोगे, एक क्वाटरनरी सेक्टर जिसमें नॉलेज बेस्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंसिडर किया जाता है, और दूसरा क्विनरी सेक्टर जिसमें हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग जितनी भी होती है इकोनॉमिक से रिलेटेड वो रखा जाता है क्विनरी सेक्टर में। और बाकी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आपको ऑलरेडी पता है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। देखो सबसे पहले तो डिमांड क्या होता है? कोई भी गुड है, कोई भी सर्विस है, उसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदने के लिए विलिंग है और उसके लिए पे करने के लिए एबल भी है। इच्छा तो मेरी 100 आईफोन खरीदने की है, लेकिन अगर मेरे पास में उतना पैसा नहीं है तो उस इच्छा का कुछ नहीं बनेगा। डिमांड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग भी है, इच्छा भी है और एबल भी है, उसको बुलाया जाता है डिमांड। ये जो डिमांड है इसका प्राइस के साथ में, इसका पैसे के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो आम तौर पे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सस्ता एग्जाम्पल लेंगे, बर्गर है। मान लेते हैं कि बर्गर आपके यहाँ पे 100 रुपए का मिलता है। सडनली रातों रात ऐसा हो कि ये जो बर्गर वाला है ये बोले कि आज से बर्गर 500 रुपए का मिलेगा। आप खरीदोगे क्या इस बर्गर को? नहीं खरीदोगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। या फिर उल्टा हो जाए, बर्गर वाला बोले कि साहब आज से बर्गर सिर्फ 10 रुपए का है। आप कल तक एक खाते थे, अब आप 4 खा के आओगे। क्यों? क्योंकि प्राइस गिर गई है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। जैसे एक एग्जांपल अनियन का दे रखा है कि अनियन के प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अनियन की डिमांड कम हो जाएगी। वही सेम बर्गर वाली बात है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये दे रखा है, देखो इधर प्राइस दे रखी है, इधर डिमांड दे रखी है।
अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस होगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ने लग जाएगी। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। लेकिन ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये गिफन गुड्स और वेबलिन गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ ध्यान में रख लो कि एक गिफन गुड्स नाम की चीज़ है और एक वेबलिन गुड्स नाम की चीज़ है जिसके ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी और प्राइजेस का इनवर्स रिलेशनशिप है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, लेकिन सप्लाई के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले एक टर्म देख लेते हैं, इलास्टिसिटी। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? कोई भी गुड है उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है विद द चेंज इन प्राइजेस। जैसे बर्गर है, बर्गर के प्राइजेस को हम चेंज करें, बढ़ाएं या घटाएं, उसके हिसाब से जो उसकी डिमांड है उस पर कैसा फ़र्क पड़ रहा है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नाम से क्लियर है कि कितना इलास्टिक है। एक होती है इलास्टिक डिमांड कि जैसे ही आपने प्राइजेस चेंज करी वैसे ही उसी प्रोपोर्शन में डिमांड भी चेंज हो गई। बर्गर की आपने प्राइस चेंज करी, उसी के हिसाब से बर्गर की जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो भी बदल गई। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। एक होती है इन इलास्टिक डिमांड कि आपने प्राइजेस चेंज करी लेकिन जितना आपने प्राइजेस चेंज करी उतना डिमांड जो थी वो नहीं बदली उस प्रोडक्ट की। मतलब आपने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी लेकिन अभी भी लोग उसको ठीक ठाक डिमांड कर रहे हैं। कमी तो आई लेकिन उतनी कमी नहीं आई। एक क्या है इलास्टिक डिमांड कि आपने जितना प्राइस में चेंज किया उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड में भी चेंज आ गया। दूसरा होता है इन इलास्टिक डिमांड कि आपने जितना प्राइस में चेंज किया उसके हिसाब से डिमांड में चेंज नहीं आया। और तीसरा होता है ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब आपने प्राइस में कुछ भी चेंज कर लिया लेकिन डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को अपन क्या बोलेंगे कि ये तो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी है। बहुत सिंपल, इलास्टिसिटी का मतलब कि आपने किसी गुड की प्राइस में चेंज किया, उस प्राइस के चेंज के हिसाब से उस गुड की क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आया, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि आपने ए गुड की प्राइस में चेंज किया और जितना आपने प्राइस में चेंज किया उतना ही इस प्रोडक्ट की डिमांड में भी चेंज आ गया। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। दूसरा होता है इन इलास्टिक डिमांड कि कोई प्रोडक्ट है बी, आपने उसकी प्राइस में चेंज किया लेकिन आपने जितना प्राइस में चेंज किया था उतना डिमांड में चेंज नहीं आया। थोड़ा बहुत वेरिएशन आया, कम ज़्यादा वेरिएशन आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना प्राइस के हिसाब से, प्राइस के चेंज के हिसाब से आना चाहिए था। और तीसरा होता है ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी। ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब कि कोई सी प्रोडक्ट है, आप इसकी प्राइस में कितना भी चेंज कर लो लेकिन इसकी डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो, अपन ने एक बात करी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि हायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हायर द डिमांड। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। फिर हमने देखा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी का मतलब कि आपने प्राइस में कोई वेरिएशन किया, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड में कितना वेरिएशन आ रहा है। इसमें एक है इलास्टिक डिमांड, आपने प्राइस बढ़ाई और उसी प्रोपोर्शन में जो डिमांड है वो घट गई। आपने प्राइस घटाई, डिमांड बढ़ गई। इसको क्या बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। दूसरा होता है इन इलास्टिक डिमांड कि आपने प्राइस इतनी बढ़ाई थी लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी गिरी, आपने प्राइस इतनी घटा दी लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी बढ़ी। मतलब जितना आप प्राइस में चेंज कर रहे हो उस हिसाब से डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। और तीसरा जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कि आप प्राइस में कितना भी वेरिएशन कर लो, डिमांड यही थी, यही है, यही रह रही है, डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसको क्या बोल देते हैं जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। और फिर इसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में। सबसे पहले तो सप्लाई क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को एट अ गिवन प्राइस
सेल करने के लिए विलिंग भी है और एबल भी है, और इसमें दो टर्म्स हैं, सेल करने के लिए विलिंग भी है और एबल भी है। सेल करना भी चाहती है और सेल कर भी पा रही है, उसको बोलते हैं सप्लाई। कोई भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसको एक फर्म एक गिवन प्राइस के ऊपर बेचने के लिए तैयार भी है और एबल भी है, उसको बुलाया जाता है सप्लाई। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, लॉ ऑफ डिमांड बेहद ईजी है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये अभी अभी अपन ने देखा है। इसके दो एक्सेप्शंस हैं, एक होता है गिफिन गुड्स और एक होता है वेवलन गुड्स। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और इसको समझो, देखो होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है ए, इसकी कल तक प्राइस होती थी 100 रुपये, लेकिन रातों रात इसकी प्राइस हो गई 1000 रुपये। अब जो फर्म इसको प्रोड्यूस कर रही थी उसको क्या दिखेगा कि भाई साहब सीधे सीधे 900 रुपये का फ़ायदा है। तो ये फर्म क्या करेगी, ये फर्म एकदम से सप्लाई को इंक्रीज करेगी। इस फर्म को लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा सप्लाई करो, अभी मार्केट बढ़िया है और बढ़िया मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो फर्म के पास में एक मैसेज जाता है, साइकोलॉजिकल मैसेज, कि भाई साहब प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई को बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो। और यही है लॉ ऑफ सप्लाई कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस ड्रॉप होगी तो सप्लाई भी ड्रॉप होगी। बिकॉज मान लेते हैं कि यही प्रोडक्ट है, रातों रात इसकी कीमत हो गई सिर्फ 10 रुपये, तो फर्म वाला क्या सोचेगा कि यार घाटा हो रहा है, प्रोडक्शन को कम करो, प्रोडक्शन को घटाओ। तो प्राइजेस अगर ड्रॉप होंगी तो सप्लाई भी ड्रॉप हो जाएगी। ये दिख रहा है कर्व। देखो, होता ये है कि एक साथ चल रहे हैं, प्राइस जितना इंक्रीज हुई उतना सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर प्राइस ड्रॉप हो रही है तो सप्लाई भी ड्रॉप हो गई। प्राइस यहाँ पे है तो सप्लाई यहाँ पर है, प्राइस इतनी बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस और बढ़ी तो सप्लाई और बढ़ गई। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिंपल है। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो, ये तो है डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व क्या कहेगा कि देखो जब प्राइजेस हाई हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे प्राइजेस कम हो जाएंगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है, अभी अपन ने देखा है। और सप्लाई कर्व क्या कहेगा कि देखो प्राइजेस कम है तो सप्लाई भी कम है, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। सप्लाई कर्व भी अभी अपन ने देखा है। लेकिन मार्केट में एक पॉइंट होता है जिसको बुलाया जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कमोडिटी की जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड है 10 प्रोडक्ट्स की, तो सप्लाई भी कितनी है, 10 प्रोडक्ट्स की सप्लाई है। ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, ये जो पोजीशन है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर होती है, उसको बुलाया जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। हालांकि मार्केट में ट्रू सेंस में कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ आइडियलिस्टिकली अगर ऐसा होता है कि डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर हो जाए तो उसको बुलाया जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट के अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, मतलब मार्केट में सरप्लस है, और सरप्लस कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर इसके नीचे जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, मतलब मार्केट में डेफिशिएंसी है, और वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक लिमिट तक सरप्लस ठीक हो सकता है, एक लिमिट तक कमी को भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर दोनों चीज़ें होंगी तो हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। बेसिकली अपने को ये समझना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन की स्टेट इन द मार्केट। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर हो, जितनी डिमांड है प्रोडक्ट की उतनी ही सप्लाई हो, उसको बुलाया जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत थी, बहुत आराम से अपन ने कवर किया है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।